ओके बच्चों, मैंने आपको लास्ट 2 क्लासेस में पढ़ा रखा है इसका पीछे का। चलो आगे करते हैं हम लोग। हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, क्लास 10th। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में किस प्रकार से नेशनलिज्म आया है इसको देखते हैं। इफ़ यू look at the map of mid 18th century Europe, you will find that there was no nation state as we know them today. नेशन स्टेट का मतलब मैं लास्ट 2 वीडियोस में समझा चुकी हूँ। व्हाट आर नेशन स्टेट्स। अब एक बार और समझा रही हूँ कि जिस प्रकार से पूरा भारत है, पूरा इंडिया है, ये यूनिफाई हो चुका है, पूरा यूनाइटेड है, इंडिया है कि इसमें असम भी भारत का हिस्सा है और हमारा राजस्थान भी भारत का हिस्सा है, गुजरात भी हमारा भारत का हिस्सा है, नीचे कन्याकुमारी भी भारत का हिस्सा है, ऊपर जम्मू एंड कश्मीर भी, मतलब ये पूरा भारत है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो वहाँ पर पहले नेशन स्टेट नहीं था, पूरा नहीं था, ये कंप्लीट नहीं था। वट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्ज़रलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। जैसे हम जर्मनी को आज जानते हैं, इटली को आज जानते हैं, स्विट्ज़रलैंड को आज जानते हैं, ये किंगडम्स में बटे हुए थे। ड्यूचेस एंड कैंटन्स हुज रूलर हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज। हर एक राजा के अपने अपने अलग अलग टेरिटरीज़ होते थे। जैसे राजस्थान का राजा अलग, जम्मू एंड कश्मीर का राजा अलग, इसी प्रकार के इनके सबके अलग अलग राजा होते थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज विद द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल। जो हमारा ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप है, इसमें अलग अलग टेरिटरीज़ में अलग अलग राजा राज्य करते थे। They did not see themselves as sharing a collective identity और a common culture. वो शो नहीं करते थे कलेक्टिव आइडेंटिटी को और ना ही सेम कल्चर को। Often they even spoke different languages, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, and belonged to डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, अपने अपने उनके अलग ग्रुप थे। द हैम्सबर्ग एम्पायर that had ruled over Austria Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and people. जो हमारा हैम्सबर्ग एम्पायर है, इसको याद करना पड़ेगा आपको, जर्मनी का है, ठीक है, ग्रीस का, ग्रीस के लिए बोला जाता है। द हैम्सबर्ग एम्पायर जो रूल करता था ऑस्ट्रिया हंगरी पर, वो डिफरेंट प्लेसेस पे रूल करता था। पैचवर्क मतलब जैसे अभी एक कपड़े पे हमने बहुत सारे पैचेस लगा दिए, इस तरीके से अलग अलग जगह पर करता था। द हैम्सबर्ग एम्पायर it included the alpine regions थे, the Tyrol, Austria and Sudetenland, as well as Bohemia, where the aristocracy and prominently German speaking, जहाँ पर प्रीडोमिनेंटली मतलब जहाँ पर ज़्यादातर जर्मन स्पीकिंग लोग रहते थे, ये सब जगहों पर वो रूल करता था। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वियना। इसको अंडरलाइन कर लेना, एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि हैम्सबर्ग एम्पायर जर्मन स्पीकिंग के अलावा इटालियन स्पीकिंग कौन सी जगह थी जहाँ पर वो राज्य करते थे। तो ये लोम्बार्डी एंड ये वेनिटी आया आपका। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार। आपको ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि जो हंगरी के लोग थे वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, तो आधे लोग बोलते थे मैग्यार, वाइल द अदर हाफ स्पोक वेराइटी ऑफ डायलेक्ट्स। अलग अलग डायलेक्ट्स बोले जाते थे अपनी लैंग्वेज के। इन गैलिसिया द अरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश। ये आपका गैलिशिया में अरिस्टोक्रेसी जो अमीर लोग थे वो पॉलिश भाषा बोलते थे। बिसाइड दीज 3 डोमिनेंट ग्रुप्स there were also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasant people. बहुत सारे लोग किसान भी रहते थे। बोहेमियंस एंड स्लोक्स टू द नॉर्थ में आपका बोहेमियंस एंड स्लोवैक्स रहते थे। स्लोवेंस इन कैरिनोलिया, क्रोएट्स टू द साउथ एंड रोमन्स टू ईस्ट इन थ्रेंसिवेलिना। सच डिफरेंट डिड नॉट ईजिली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। अब हमने पीछे देखा इसमें कि कितने सारे अलग अलग डायलेक्ट्स बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं वो लोग, अलग अलग उनका ट्रेडिशन एंड कल्चर है, तो सब इकट्ठा कर पाना सबको बहुत मुश्किल है। सच डिफरेंसेस डिड नॉट ईजिली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। अब इतना डिफरेंस होने के बाद एक साथ तो पॉलिटिकल यूनिटी नहीं आई होगी कि भाई हमको नेशन स्टेट बनाना है। द ओनली टाई बाइंडिंग दिस डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वॉज अ कॉमन अलायंस टू द एम्परर। कि भाई राजा के लिए ये बाइंड होते थे खाली कि भाई हमारे ऊपर ये वाला राजा राज करता है। हाउ डिड द नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। किस प्रकार से हमारा आया ये इसका आइडिया आया था कि नेशन स्टेट बनाना है। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लासेस। एरिस्टोक्रेसी
और नई मिडिल क्लासेस जो थी उनमें क्या था, चलो देखिए। सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज डोमिनेंट क्लास। एरिस्टोक्रेसी वही थोड़े अमीर लोग, राजा से थोड़े मतलब रिच पीपल, सोशली और पॉलिटिकली ये लोग डोमिनेंट थे, मतलब पावर में थे। द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। इन लोग का जो रहने सहने का तरीका था वो ऑलमोस्ट सेम होता था। अमीर लोग थे, ऑलमोस्ट सेम था, और ये रीजनल डिस्टेंस भी इनको नहीं काट पाता था। दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड, ऑल्सो टाउन हाउसेस। वो लोग कंट्री साइड में स्टेट्स होती थी उनकी खुद की, और टाउन हाउसेस बड़े बड़े घर वर होते थे, टाउन में घर होते थे बहुत बड़े बड़े। दे स्पोक फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे फॉर पर्पसेस ऑफ डिप्लोमेसी इन हाई सोसाइटी। डिप्लोमेट कर सके, अपने आप को हाई सोसाइटी में दिखा सके। जैसे आजकल का हम लोग का ट्रेंड चल रहा है ना इंडिया के अंदर, जो इंग्लिश बोलता है वो इंटेलिजेंट। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। पर हम लोग उस बंदे को कितना हाई, ओ शी स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, वाओ शी इज़ टू इंटेलिजेंट, चाहे उसको कुछ ना तो, बट शी स्पीक्स इंग्लिश। जस्ट दे शो देयर इंटेलेक्चुअलिटी, और उनका कि हाई स्टैंडर्ड। अगर ये लोग फ्रेंच बोल रहे हैं तो दे बिलोंग टू अ हाई स्टैंडर्ड, बस इसलिए बोला जाता था। देयर फैमिलीज़ वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। बिल्कुल सही बात है। वो लोग क्या करते थे, रईस रईस लोग आपस में शादियां कर देते थे अपने बच्चों की, जिससे क्या होता था उनकी पार शेयर नहीं होती थी, अपना उन लोगों के हाथों में ही रह जाती थी। क्योंकि अगर लड़की गरीब घर से शादी करेगी या लड़का गरीब घर से शादी करके लाएगा तो कहीं ना कहीं उनको ये रहता था कि हमारी जो सत्ता है वो छिन सकती है आगे जा कर के। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ पीजेंट्री। जो मेजॉरिटी थी पॉपुलेशन की वो पीजेंट से, जो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि 90% किसान थे वहाँ पर भी। फ्रेंच रेवोल्यूशन, ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रेंच सोसाइटी, यहाँ पर भी किसान बहुत ज़्यादा थे। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। जो हमारा वेस्ट में बहुत सारा लैंड जो है वो टेनेंट्स के पास और छोटे छोटे मालिकों के पास होता था। वाइल इन द ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट स्टेट्स विच कल्टिवेटेड बाय सर्फ्स। सर्फ्स भी बेटा गुलाम होता है, कि जो ईस्ट था वहाँ पर भी गुलाम लोग ही इस सब खेती को करते थे। In western parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns. जो वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था उसमें इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोडक्शन हो रहा था और जो व्यापार होता था वो टाउन्स की ग्रोथ दिखाता था, एंड द इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। और किसकी इमर्जेंस दिखाता था, कमर्शियल क्लासेस की इमर्जेंस दिखाता था, जो खाली मार्केट में जो चीज़ें उत्पादित हो रही हैं उनके ऊपर उनका डिपेंड करता था। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन इंग्लैंड। जो आपका औद्योगिकीकरण है, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जो पहले हम हाथों से चीज़ें उगाया करते थे, कपड़ा हम हाथों से बनाते थे, अब वो क्या बन रहा है, फैक्ट्रीज़ में बन रहा है, तो इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी चीज़ तक अब इंडस्ट्रीज़ में बन रही है, हमारा हैंड वर्क कम होता जा रहा है। इंग्लैंड में शुरू हो गया था इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, बट इन फ्रांस एंड द पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। लेकिन फ्रांस और जर्मनी में ये 19वीं शताब्दी में आया। औद्योगिकीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के अंदर। इन मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इन टू बींग। अब इस पे क्या है, नए सोशल ग्रुप्स आए जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा। अब वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। देखो मिडिल क्लास वर्कर थे, वर्किंग क्लास लोग जो मज़दूर वगैरह होते हैं उन्होंने, और मिडिल क्लास ने इंडस्ट्रियलिस्ट को बनाया, बिजनेसमैन को बनाया, प्रोफेशनल्स को बनाया। किस प्रकार से बेटा, चलो हम इसको लेते हैं अपने अंबानी जी के एग्जाम्पल से। अंबानी जी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है। क्या वो अपना सारा काम खुद करते नहीं, हम जैसे लोग उनके यहाँ काम करते हैं, हम उनकी कंपनीज में काम करते हैं। लेकिन फ़ायदा किसको सबसे ज़्यादा होता है, अंबानी को होता है, तभी तो वो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खड़ी कर पा रहा है। तो मीन्स जो उसका हिस्सा है उत्पादन के बाद जो फ़ायदा होगा वो किसको होगा, जो इंडस्ट्री का मालिक है उसको होगा। लेकिन उनको बनाता कौन है, हम जैसे लोग जो उनको काम करते हैं।
In Central and Eastern Europe, those groups were smaller in number till late 19th century. It was among the educated liberal and middle classes that idea of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. और देखो बेटा, ये जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि रिच पीपल हैं, जो आपकी एरिस्टोक्रेसी है या जो आपका क्लर्जी है, नोबल है, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भाई क्यों चेंज लाना चाहेंगे सोसाइटी में जब इनका सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है? ठीक है, क्यों गरीबों को अधिकार देंगे? और जो गरीब लोग हैं वो अपना 2 वक्त का खाना ही जोड़ते रहें, वही उसमें बहुत है। तो जो भी चेंजेस होते हैं ये मिडिल क्लास फैमिली लेकर के आता है ज़्यादातर। तो ये मिडिल क्लास फैमिली थी, मिडिल क्लास लोग थे जिन्होंने एरिस्टोक्रेसी प्रिविलेजेस के लिए विरोध किया उन्होंने कि भाई ये इतने प्रिविलेजेस इनको क्यों मिलते हैं, हम लोग भी तो इंसान हैं, तो बाय बर्थ प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए। ओके, आज इतना ही कराऊंगी, कल मैं कराऊंगी 2.2, इसका जो व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। ओके, कल कराएंगे इसको। ओके।